अच्छा, जो मैं आपको पीछे लिखवा रही थी, हम लोगों ने बात की कि इस्लामाबाद जो है क्या है, वो टेरिटरी है, और हमारा जो फेडरल कैपिटल है वो ये आता है। अब आप एक चीज देखें कि वहां से छोड़ के मैंने अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे लेके आई हूँ, ठीक है। अहमद सिदरा, आप सारे ये देखें कि वहां पे नोट किया हुआ लेक्चर अब मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लेकर आई हूँ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने देखना कैसे है। देखें, जो चीजें मैंने वहां पे लिखवाई वो यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे। पहला हम लोगों ने बात की कि भाई पहला पार्ट जो है वो हमारा इंट्रोडक्टरी है, और उसके अंदर जो हमारा आर्टिकल नंबर 1 आता है वो आपका है द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। देखिए, मैं सामने आर्टिकल आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना सिखा रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना किस तरह है, ठीक है। अब पहले नंबर पे उसने आपको नाम बता दिया कि भाई पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और ये हमारी फेडरल रिपब्लिक है, ठीक है। यानी यहां से हमें पता चला फेडरल फेडरल रिपब्लिक से कि भाई डिवीजन ऑफ पावर्स है, यानी कुछ पावर आपकी सेंटर के पास है और आगे से पावर डिवाइड की गई है आपके सूबों के अंदर, वो आपकी होती है फेडरल रिपब्लिक, ठीक है। और इसका नाम हमारे सामने आ गया। दूसरे हम लोग देखें, इसी आर्टिकल का जो क्लॉज नंबर 2 आता है उसके अंदर इसने टेरिटरीज की बात कर दी, ठीक है। अब टेरिटरीज के अंदर यहाँ पे जो चीज मेंशन है कि भाई हमारे पाकिस्तान के टोटल सूबे कितने हैं, 4 सूबे हैं, ठीक है। चारों के नाम आ गए, बलूचिस्तान आ गया, खैबर पख्तूनख्वा आ गया, पंजाब आ गया, सिंध आ गया, क्लियर हो गई बात। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखवाया था फाटा के हवाले से, ठीक है। इसके बाद दारुल हुकूमत, हमारा दारुल हुकूमत है सेंटर, बिल्कुल कैपिटल को ही कहते हैं, ठीक है। जी जी। इसके बाद इस्लामाबाद को हम कैपिटल टेरिटरी कहते हैं, और ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आपने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह पढ़ना है, ठीक है। सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी मैं आप लोगों को साथ साथ यहीं पे पढ़ाती जा रही हूँ। इसके अलावा इसका जो आपका सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 2 है वो आपको बताता है कि हमारा जो स्टेट ऑफ रिलीजन है, ये देखें, आपका सेक्शन नंबर 2 उसकी हेडिंग ये लिखी हुई है कि भाई जो हमारा स्टेट ऑफ रिलीजन है वो हमारा इस्लाम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर जो 2 है उसको अमेंड किया गया, ठीक है। यानी अमेंड करके इसका नाम रख दिया गया 2A। यहाँ पे बताएं बात, ये चीज पॉइंट समझ में आया कि 2A यहाँ पे क्यों ऐड, ये ऐड हुआ है आपका, ये क्या किया है, ये ऐड हुआ है। यहां तक बताएं बात समझ में आई। अच्छा, अब ये चीज मैंने आपको समझानी है, ये जरा आपके बात समझने वाली है। देखें, आपको पता है कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, इससे पहले हमारे 2 कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, ठीक है। उन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, पता है कि नहीं, याद है इतना, जिसको हम करारदादे मकासिद कहते हैं, ठीक है। 1940 के अंदर आप लोगों की एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया। किस किस को प्री पार्टीशन या पोस्ट पार्टीशन के अंदर चीजें याद हैं, बताएं मुझे। आपकी करारदाद 1940 की किस किस को याद है? सहरान को याद है। अच्छा, अब आप एक चीज देखें, अहमद को याद है। अब आप एक चीज देखें, पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तीसरा बनाया गया, उसमें इन्होंने प्रियम्बल, ठीक है, उस आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा, यानी उसको बेसिक जैसे प्रीफेस रख देते हैं कि भाई हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखते हुए जो है ना हम अपना आगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। अब आपके जो 2 से ये तीनों आर्ट, ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन थे, इसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसको एज अ प्रियम्बल रखा गया था। क्या किया गया था, इसको एज अ प्रियम्बल देखा जाता था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 18 अमेंडमेंट के बाद इस आर्टिकल को अमेंड कर दिया। इन्होंने कहा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको हम लोग प्रियम्बल नहीं कहेंगे, बल्कि ये आपका सब्सटेंटिव जो है प्रोविजंस कहलाएंगी। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर किसी ने आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, यानी आपके सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 28 को वायलेट करने की कोशिश की, उसको तोड़ने की कोशिश की, तो आप ये याद रखें कि उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है। ये चीज हुई। अच्छा, अब ये करने की वजह क्या आई,
एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको पता है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह का ही था, वो पूरे के पूरे के भाई किसके साथ पास पावर है, इसी तरह का एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो अंदाजा हो। उसको पहले बनाया गया था प्रीएम्बल। प्रीएम्बल लगता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एक पेज आता है, उसके ऊपर प्रीएम्बल लिखा होता है। अब बात ये होती थी कि लोग जो थे ना, जाहिर बात है किसी को सजा देनी है या कुछ भी करना है, प्रियम्बल के तहत जो था ना, वो ना तो पावर ट्रांसफर की जाती थी ना किसी को कोई सजा सुनाई जाती थी। तो ये बड़ा मसला आ रहा था, हालांकि वो आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को वॉयलेट भी कर देते थे। तो इन्होंने 18 अमेंडमेंट के बाद ये कहा कि भाई अब हम इसको प्रियम्बल नहीं रखेंगे, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालेंगे। हम इसको बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अगर किसी ने 2A यानी आर्टिकल नंबर 2A को वॉयलेट करने की कोशिश की तो बात याद रखी जाएगी कि उसने आपके कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की कोशिश की। क्लियर होगी बात? और उसको सजा दी जाएगी। और सजा क्या दी जाएगी आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि आप लोगों का एक आर्टिकल नंबर 6 आता है जो आगे जाके पढ़ेंगे। वो आप लोगों का आता है हाई ट्रीजन का, ठीक है। यानी मार दो भाई, फांसी की सजा, ठीक है, सजाए मौत उसको सुनाई जाएगी जिसने आपके ये जो आर्टिकल नंबर 2A की वायलेशन की। क्लियर हुई बात? आपको पॉइंट समझ में आया 2A का? अच्छा, अब बात क्यों है, यहाँ पे मैंने क्यों खोला आपके सामने, ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। अगर आप ये खुद से पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपने ये 2 दिन सोचते रहना था कि भाई ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये क्या चक्कर है, पहले क्या था, प्रीएम्बल किसे कहते हैं, तो ये चीजें आप लोगों के ऊपर से गुजर जानी थी। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करके आप लोगों को पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते किस तरह है। क्लियर हुई बात यहाँ पे? अच्छा, अब आर्टिकल नंबर 3 की बात कर लें। आर्टिकल नंबर अगर 3 की हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर उन्होंने बताया इलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लोटेशन, यानी किसी का हक नहीं मारा जाएगा, किसी के फंडामेंटल राइट्स को खराब नहीं, उसे छीने नहीं जाएंगे, किसी की इज्जत को मजरू नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने इलिमिनेट किया एक्सप्लोटेशन को। क्लियर हुई बात यहाँ पे? बताएं मुझे। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और चीज ऐड करनी है। 2A के बाद आप लोगों ने एक आर्टिकल ऐड करना है, उसको नाम देना है 2B का। नाम दे दें। यहाँ पे आपका वो आर्टिकल ऐड नहीं है। 2A के बाद हेडिंग बना लें 2B की, उसके ऊपर हेडिंग बनाए कुरान एंड सुन्ना। 2B की आर्टिकल नंबर 2B की हेडिंग बनेगी कुरान एंड सुन्ना, यानी सुपरमेसी जो होगी वो कुरान और सुन्ना की होगी। उसके अकॉर्डिंग सारे फैसले किए जाएंगे, कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जरा आप लोगों ने 2A के बाद 2B को ऐड करना है, फिर आपका आर्टिकल नंबर आगे 3 आ जाता है। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों को यहां तक कोई मसला है, किसी को ना समझ में आया हो? एक चीज याद रखनी है कि मजलिस शूरा का वर्ड जहां पे इस्तेमाल होगा उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। कौन सी अमेंडमेंट? ये सारी 18 अमेंडमेंट की आई हुई है ना, ये 18 अमेंडमेंट में ऐड हुई हुई है, ये सारी 18 अमेंडमेंट में है। इसमें आपका कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा कौन सी कब अमेंडमेंट हुई, कौन सी कब हुई, ठीक है। आपको ये जरूर आएगा कि 2B आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। आपको ये पूछेगा 25th अमेंडमेंट कौन सी हुई थी, वो सेपरेट एक चीजें पूछेगा। 18 अमेंडमेंट पूछ लेगा आपसे कब हुई थी 18 अमेंडमेंट, तो वो सारी चीजें एक सेपरेट आती हैं। अभी हम सीधे सीधे सिर्फ आर्टिकल रीड कर रहे हैं। हाजिरी लगवा दें एक दफा, मुझे पता हो कि आप सारे जाग रहे हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे। अच्छा, मेरी बात सुने। ये किसने सवाल किया? अली अब्बास, मेरी बात सुने। ये पीपीएससी का सवाल है, अभी मैं जीके नहीं पढ़ा रही, अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही हूँ बच्चे, ठीक है। और डेट्स मुझे कोई याद नहीं है, साफ सी बात है। जब मैं प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन पढ़ाऊंगी ये सवाल आपने तब करना है जीके के अंदर, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं सीधे सीधे आर्टिकल्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आगे बात समझ, जब मैं वहां पे आप लोगों को चीजें पढ़ाऊंगी ना पोस्ट पार्टीशन की सारी चीजें, ठीक है, तब मैं आपको ये चीजें पढ़ा सकती हूँ कि आप लोगों की पार्लियामेंट मजलिस शूरा ये कब बनी। अभी मैं सीधे सीधे आर्टिकल्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, अभी जीके को नहीं लेके आना। हाँ, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन वो फिर है कि बीच में चीजें मिक्स हो जाएंगी, हम फिर प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन के ऊपर चले जाएंगे, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं।
अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जरा। और जरा मैं अपना वाइट बोर्ड रेज कर दूं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आपका आगे आर्टिकल नंबर 4 नजर आ रहा है सबको? काइंडली प्लीज बताइएगा, आर्टिकल नंबर 4 किस किस को नजर आ रहा है? पेज मैंने टर्न किया, आर्टिकल नंबर 4 आ गया। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है आपको? ठीक है, वो कहता है, आर्टिकल नंबर 4 कहता है, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डील्ड विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक्सेट्रा। ठीक है, वो कहता है टू इंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब इस पूरे की अगर मैं आपको तर्जमा करके बताऊं, इसको बताऊं सारा कुछ, तो इसके अंदर उन्होंने साफ आपको ये बताया हुआ है कि भाई अगर कोई पर्सन, ठीक है, कोई कर लेता है, कोई इस तरह का काम कर लेता है कि भाई वो क्राइम कंसिडर किया जाता है, तो उसको जो भी सजा दी जाएगी वो आपके लॉ के अकॉर्डिंग दी जाएगी। क्लियर हुई बात? ये नहीं होगा कि अगर उसको लॉ के अंदर अगर सजाए उम्र कैद है तो आप उसको सजाए मौत सुना दें। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होंगी। वो उसको भी हक होगा कि वो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को एंजॉय कर सके। ठीक है, उसको पता होगा कि भाई मुझे जो सजा मिलेगी वो मेरे लॉ के अकॉर्डिंग होगी। जो भी एक्शन लिया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वो आपके लॉ के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं। साथ साथ जल्दी जल्दी मुझे बताते जाया करें ताकि फिर हम आगे अगले पे शिफ्ट करें। पांचवें नंबर पे वो क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 5 में कहता है, लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अच्छा, लॉयल्टी का मतलब ये है कि मुल्क के साथ वफादारी करनी है, मुल्क के साथ वफादार रहना है, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ओबीडियंट होके रहना है आप लोगों ने। ठीक है, आप लोग अपने लॉ को और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं कर सकते। ठीक है, और आपने अपने स्टेट की वफादारी पूरी की पूरी करनी है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग अक्सर बैठ के ये जो लगे होते हैं टॉक शोज होते हैं, उसमें उसमें हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्रिटिसाइज हम पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये चीज याद रखिएगा। हम पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हम अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जो लीडर्स जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं हम उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम अपनी स्टेट को क्रिटिसाइज कभी भी नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ये पॉइंट समझने वाला है कि मुल्क के साथ वफादार रहना है, उसको आप कहीं पे भी तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। आपने अगर तनकीद का निशाना बना दिया तो समझें आप दहशतगर्दों के अंदर आ गए, टेररिस्ट बन गए। ठीक है, फिर आप कहेंगे आई एम नॉट टेररिस्ट। वो कौन सी मूवी आई थी, आई एम खान, पता नहीं कौन सी शाहरुख खान की मूवी आई थी, उसके अंदर फिर आप भी यही कहेंगे कि भाई मैं टेररिस्ट नहीं हूं। तो बेहतर है कि आपने कभी भी पाकिस्तान के, हाँ, माय नेम इज खान, सॉरी माय नेम इज खान। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अच्छा, आर्टिकल नंबर 6 की बात करें तो हाई ट्रीजन यानी सजा दी जाएगी। अब ये चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई कोई भी बंदा, ये चीज 18 अमेंडमेंट के थ्रू, आपकी 18वीं तरमीम के थ्रू इस चीज को इन्होंने इन्फोर्स करवाया कि भाई अगर किसी बंदे ने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों को इतना तो पता है ना, मार्शल लॉ लगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है। ठीक है, आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दें। तो इन चीजों से मार्शल लॉ को कम करने के लिए मुल्क के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने हाई ट्रीजन एक आर्टिकल बनाया, उसके अंदर चीजें रख दी कि भाई एक बात सिंपल सी है कि अगर किसी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने की कोशिश की तो उसको सजाए मौत यानी हाई ट्रीजन, गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन होगा। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये भी है कि अगर आपने उसको सस्पेंड करने की कोशिश की, उसको एब्रोगेट करने की कोशिश की, उसमें कोई तब्दीली लाने की कोशिश की, ठीक है, या आपने उसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं अगर आपने उसके ओबीडियंट ना रहे, ठीक है, तो आपको हाई ट्रीजन होगी, सजाए मौत हो सकती है। ठीक है, कोई भी बंदा एडिशन नहीं कर सकता, ना ही सब्ट्रैक्शन कर सकता है, ना ही कोई आर्टिकल निकाल सकता है। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कुछ भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना तो ऐड होगा,
ठीक है, और ना ही कुछ निकाला जा सकता है। अगर तो आप अमेंडमेंट करवाएंगे तो वो आपको थ्रू एक प्रोसीजर के तहत जो है ना, आपको अपने लॉ बीच में या आर्टिकल बीच में अमेंड करवाने पड़ेंगे। क्लियर हुई बात इतनी? बताएं मुझे। अच्छा, अब एक चीज आपको मैं यहाँ पे इसको एक और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, कि आप एक चीज देखें कि आपके ना इसके अंदर एक और पॉइंट बनता है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर आगे मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगी। कि इन्होंने ये कहा था कि भाई आपके आर्टिकल नंबर 6 के तहत के हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर आपको पता हो कि पाकिस्तान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे मुल्क का, ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान का बेसिक स्ट्रक्चर अगर किसी ने खत्म करने की कोशिश की, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है ना हमारा पार्लियामेंट्री है, अगर उन्होंने कहा कि भाई अगर अगर किसी ने इसको उठाकर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ले आया, ठीक है, जहां पे प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म करके, तो वो भी सिस्टम को चेंज करना होगा कि भाई सिस्टम को चेंज कर दिया गया है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर ही पाकिस्तान का खत्म कर दिया गया है, तो यहाँ पे यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी काम किया गया तो उसमें आपको हाई ट्रीजन है। क्लियर हो गई बात? और ये जो सजा है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट शेल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। आपकी पार्लियामेंट भी दे सकती है, ठीक है। क्लियर होगी बात? हाई ट्रीजन समझ आ गया? एमसीक्यूज पेपर में आपसे सिंपल पूछा जाएगा, हाई ट्रीजन आर्टिकल किसका है, या आर्टिकल नंबर 6 किसका है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए हाई ट्रीजन है। अच्छा, ये मैं बीच में आपको समझा पता क्यों रही हूँ चीजें, ताकि आपको चीजें याद रह जाएंगी कि भाई ये हम पढ़ क्या रहे हैं, अदरवाइज आपको चीजें भूल जाएंगी। अब देखें, हमारा पार्ट नंबर 2 आ गया। हिना हैदर अहमद, देखें पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हो गया। पार्ट नंबर 2 का जो नाम है वो है फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, ठीक है। अब इसको उन्होंने फर्दर दो चैप्टर्स में आगे डिवाइड किया, एक फंडामेंटल राइट का चैप्टर आएगा और अगला आपका प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का आएगा। क्लियर हुई बात इतनी? कहानी समझ आई? ये चीज मैं समझाना चाह रही थी कि आगे आपके पार्ट्स के अंदर भी उन्होंने चैप्टर बनाए होंगे, ठीक है। एनी आर्टिकल एनी क्वेश्चन वी राइट टू वर्ड टू वर्ड। हाँ बिल्कुल, वर्ड टू वर्ड ही जाएगी, वर्ड टू वर्ड। आप एक चीज याद रखें, ये सवाल किसने किया है? ईशा, एक चीज याद रखें, आर्टिकल हमेशा वर्ड टू वर्ड जाएगा, ठीक है। आपके आर्टिकल में अगर कहीं पे शेल लिखा है तो आप उसको विल नहीं कर सकती, आप उसकी वर्डिंग चेंज नहीं कर सकती, जहां पे दी है वहां पे ए, ठीक है। अगर आप आर्टिकल लिख रही हैं प्रॉपर, कहीं पे मेंशन कर रही हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं बताती हूँ कि ये एक वर्ड लिखा है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, देखिए आप आर्टिकल बता रही हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करेंगी तो आप आर्टिकल बता रही हैं, हाँ ऊपर आप हेडिंग दे सकती हैं, ठीक है, जैसे हम समरी की हेडिंग दे दी, इन सिंपल वर्ड्स कह लिया, ठीक है, इन सिंपल फॉर्म ऑफ, ठीक है, इस तरह करके आप बता सकती हैं, लेकिन अगर आप आर्टिकल मेंशन कर रही हैं तो एग्जैक्टली exactly वही लिखना है जो आपके आर्टिकल में मेंशन है, आप चेंज नहीं कर सकती। अब आप फिर चेंज करेंगे, फिर मैं आर्टिकल नंबर 6 के तहत फिर आपको उनको बता दूंगी भाई ईशा ने गड़बड़ करने की कोशिश की है, ठीक है। डन हो गया? अच्छा, अब आप मुझे बताएं अब आप मुझे बताएं कि यहाँ तक रेफरेंस देंगे वो काफी नहीं मैम, हाँ आर्टिकल का रेफरेंस दे देना, पेपर में आर्टिकल का रेफरेंस दे दें, जैसे हम आर्टिकल नंबर 6 लिखे हैं, लेकिन नाम तो प्रॉपर बताइएगा ना आर्टिकल नंबर का, आर्टिकल नंबर 6 बता रहे हैं तो प्रॉपर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखा है आपने प्रॉपर वही बताना है, आप उसके अंदर नहीं समरी डाल सकती कि आप उसको अपने अपने वर्डिंग में कर लें। हाँ जी। और यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, कोई किसी का क्वेश्चन अभी तक, कोई ऐसा सवाल जो ना समझ में आया हो बता दे मुझे, कोई बात या कोई क्वेश्चन जो इधर अभी तक ना समझ में आया हो। असल में आज मैंने आपको थोड़ा इसलिए करवाया, मैंने स्पीड पे लेके जाना था, ठीक है, स्पीड पे लेके जाना था, थोड़ा इसलिए करवाया क्योंकि पहली बार आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह पढ़ रहे हैं, एक एक आर्टिकल को, एक एक पार्ट को, एक एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से पहली दफा पढ़ रहे होंगे। जो बच्चे लॉयर्स हैं, वकील हैं, ठीक है, या वकील बन रहे हैं, वो तो जाहिर ही बात है उन्होंने तो पढ़ा होगा, लेकिन जो सारे बेचारे बच्चे सीएसएस के हैं, सीएसएस वाले भी नहीं पढ़ते पूरा आर्टिकल,
तो बाकी ये है कि इसलिए मैंने आज का जो लेक्चर था वो थोड़ा स्लो रखा था, ताकि आपकी एक बेस बन जाएगी। अब आगे आप जैसे जैसे चलते जाएंगे ना, आपकी स्पीड देखिएगा कितनी तेज होगी, और आपको अंदाजा होगा वो हो ये तो इतना आसान है। ठीक है। थैंक यू सो मच रेहा। अच्छा, अब ये है कि आपकी ना 2 दिन क्लासेस नहीं होंगी, ना एमपीटी की होगी ना एआर की होगी, कोई भी क्लास आपकी मेरे साथ नहीं होगी, क्योंकि 2 दिन मैं यहाँ पे जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। बच्चों ने कहना है, जिन्होंने सुननी है उन्होंने कहना है मैम बीच में बातें भी ले आती हैं। रुक जाएं जरा, मैं जरा इधर की रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ।